जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी धुआंधार। तो आज हम देखने वाले हैं जीएस के 40 प्रश्न, सेट नंबर 2। और इसमें 40 प्रश्न रहने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को धड़ाधड़ मिलता रहे, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दोहरे दोहरे कराधान से राहत किस अध्याय में दिया गया है? जो दोहरे कराधान से राहत है यह किस अध्याय में दिया गया है? अगर हम बात करें इसकी तो यह अध्याय 9 के अंतर्गत दिया है। अगर बात करें जो आयकर अधिनियम, ये दोहरा कराधान था, ये आयकर अधिनियम किसके अंतर्गत था? तो ये आयकर अधिनियम 1961 के अधीन आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं तो कितने अनिवार्य दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना होता है? कितने दिन के भीतर देना होता है? तो वो देना होता है 40 दिनों के भीतर। कितने? 40 दिनों के भीतर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो यह कौन सा मालवेयर या वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है? जिसका पता लगाना मुश्किल है अतः हार्डवेयर डिवाइस को साफ करके सब कुछ नए सिरे से इंस्टॉल करना पड़ता है। मतलब ऐसा कौन सा वायरस है? वो एक्चुअली एक वायरस है जिसकी वजह से कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है। मालवेयर वायरस को कहते हैं, या सॉफ्टवेयर का एक सूक्ष्मतम रूप जो किसी भी डिवाइस में घुसकर उसको हानि पहुंचाता है, उसे हम मालवेयर कहते हैं। अगर बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर होगा रूटकिट। रूटकिट एक ऐसा मालवेयर है जो किसी भी कंप्यूटर को बर्बाद कर सकता है अंदर ही अंदर, किसी को बिना पता लगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलापों में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री का प्रकाशन या परीक्षण हेतु कितना अर्थदंड दिया जा सकता है? तो कितना दिया जा सकता है? तो वो दिया जा सकता है 10 लाख रुपए। अगर हम बात करें इस अधिनियम की, तो ये अधिनियम 2000 में आया था। कब आया था? 2000 में आया था। इसमें इसकी जो धारा है 67B, इसके अधीन यह आदमी को कम से कम 5 साल, 5 वर्ष या 7 वर्ष की कैद हो सकती है, सजा हो सकती है, और या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है? तो कौन सा है? ऑप्शन है पी, जनहित याचिका केवल राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों आदि के विरुद्ध ही दायर की जा सकती है। दूसरा है, निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है। तो इसका क्या सही जवाब रहने वाला है? तो इसका जवाब रहने वाला है दोनों। क्या है? दोनों, पी और क्यू। यह भी बिल्कुल सही बात है और यह भी बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013।
में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने किस भूमि अधिग्रहण अधिनियम का स्थान ले लिया है? तो किसका स्थान ले लिया है? तो वो लिया है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का। किसका? 1894 का। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आबादी का क्या तात्पर्य है? आबादी, आबादी का क्या तात्पर्य है? तो आबादी का तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है किसी ग्राम में के ऐसे क्षेत्र से जिसका उपयोग उसके निवासियों के आवास के प्रयोजन हेतु किया जाता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। हरे वृक्षों हेतु, जहाँ हरे पेड़ पौधे हों, लगाए जा सकते हो। फिर कुएं हेतु, जो कुएं होते हैं गांव में, उनको खोदा जा सकता है। मतलब आबादी एक सरकारी भूमि होती है, गवर्नमेंटेड अलॉटेड भूमि होती है। वहाँ किसी का निजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। वहाँ पे सामाजिक पब्लिक कुछ भी काम कर सकती है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा पहला कथन है, बलवा करना और दंगा भारतीय दंड संहिता की धारा 146 और 159 में क्रमशः परिभाषित है। यह बात बिल्कुल सही है। जो बलवा करना और दंगा आईपीसी की सेक्शन 146 और 159 के अधीन ही आते हैं। अगला प्रश्न है, बलवा अवश्य ही लोक स्थान पर होना चाहिए, दंगा किसी भी स्थान पर हो सकता है। यह बिल्कुल गलत बात है। तो यही इसका कथन सत्य नहीं है। बाद बाकी के भी सत्य ही हैं। दंगा किसी भी स्थान पर हो सकता है, मलबा भी किसी भी स्थान पर हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी जनहित याचिका के बाद में न्यायालय के 2 से अधिक जीवित बच्चे वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव में भाग लेने से अयोग्य ठहराया। तो किसने ठहराया? तो इसका सही जवाब रहने वाला है वो है जावेद बनाम हरियाणा राज्य। क्या है? जावेद बनाम हरियाणा राज्य केस आया था। उसमें यह याचिका दायर की गई थी कि 2 से अधिक जीवित बच्चे वाले व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मोटरयान अधिनियम, मोटरयान अधिनियम की किस धारा में यह उपबंध है कि सार्वजनिक स्थानों पर मोटरसाइकिल चलाना को सुरक्षात्मक टोप या हेलमेट पहनना पड़ेगा? तो किस सेक्शन के तहत मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है? तो वह कौन सा सेक्शन है? तो वह है सेक्शन 129। कौन सा है? सेक्शन 129। और यह अधिनियम कब आया था? तो यह अधिनियम आया था 1988 में। 1988 अधिनियम माना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? तो वो आर्टिकल 50। किसमें? आर्टिकल 50। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रस्थापित किया गया था? तो वो कौन सा आर्टिकल था जब प्रस्तावना में संशोधन हुआ था? प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक ही आर्टिकल के द्वारा किया गया था। वो था आर्टिकल वो था अनुच्छेद संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक ही बार यह एक इकलौता संविधान संशोधन था जिसने प्रस्तावना को भी बदल दिया था। इसी संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
आपातकाल राष्ट्रपति उद्घोषित कर सकते हैं? आपातकाल राष्ट्रपति उद्घोषित कर सकते हैं तो किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? तो आर्टिकल आपातकाल आर्टिकल आर्टिकल 352। कौन सा है? 352, आपातकाल की घोषणा। और आर्टिकल 356 में क्या है? आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात। क्या है? वित्तीय आपात। ये तीनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। रट लीजिए, इनको रट लीजिए। तो इसका सही जवाब रहने वाला है उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात भी लगा सकता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता पे भी आपातकाल लगा सकता है, और वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है। तो इसके लिए ये, इसके लिए ये और इसके लिए ये आर्टिकल होते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या है? जो उच्चतम न्यायालय का अधिकारी है, जो जज है, उसको हटाने का क्या आधार है? तो उसका आधार है सिद्ध कदाचार और अक्षमता। और यही किस आर्टिकल के तहत इसको हटाया जाता है? तो इसका जो आर्टिकल है 124 का 4 नंबर क्लाउज के तहत इसको हटाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा के विधान का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और यह किस आर्टिकल में कहा गया? तो यह आर्टिकल में कहा गया है 84। किस में कहा गया? 84। और जबकि विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा का आर्टिकल है 173। कौन सा है? विधानसभा। लोकसभा अपन 84, विधानसभा 173। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे देना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। कहाँ का पदेन सभापति होता है? तो वो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये आएगा। यदि इसके आर्टिकल की बात की जाए तो इसका जो आर्टिकल है वो है 89। कौन सा है? 89। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, ऐसा विवाद होने पर इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में मतदान करने के लिए आयु का निर्धारण की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? वो की गई 18 वर्ष। कितनी की गई? 18 वर्ष। यह किस संशोधन के द्वारा की गई थी? तो इसका जो था वो था 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के तहत। पहले कितनी थी? तो पहले थी 21 वर्ष। पहले थी 21 वर्ष। 21 पहले 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? कौन है राज्य सूची का विषय? तो वह है भूमि और भवन पर कर। भूमि और भवन पर कर। भूमि और भवन पर कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था परुष्णी नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? तो वो की थी
अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पंजाब के पूर्व महाराजा रणजीत सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? वह रणजीत सिंह और तथा अंग्रेजों के मध्य 25 अप्रैल 1908 में अमृतसर की संधि हुई थी। यह बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 को संशोधित कीजिए। तो आपका सही जवाब रहने वाला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। बंगाल विभाजन 1909। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपा सत्याग्रह 1917। मार्लो मिंटो सुधार 1909। 1909 अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो आपका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? सबका सही जवाब है गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना। आपका अगला प्रश्न है। सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। नरोरा, नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कोटा कहाँ है? कोटा, कोटा कहाँ है? राजस्थान में। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। काकरा पार्क, काकरा पार्क, काकरा पार्क गुजरात में। काकरा पार्क गुजरात में। काकरा पार्क गुजरात में। तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। तो आपका सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है बताइएगा। तो जो आपका सही जवाब है वह है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति, जुपिटर जिसे हम कहते हैं आकार की दृष्टि से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था? किसने किया था? तो वो किया था गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद नगर निगम। अगला प्रश्न है बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया था। तो कितना किया गया था? तो वो किया गया था 6.8%। कितना किया गया था? 6.8%। आपका अगला प्रश्न है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो किससे संबंधित है? तो वो है वित्त मंत्रालय से। किससे? वित्त मंत्रालय से। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार तो कौन सा है? वो है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? जो नैनो कण होता है उसका आकार किसके बीच होता है? तो वो होता है 1 nm से लेकर 100 nm के बीच। 1 nm से लेकर 100 nm के बीच होता है। कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाली डिटर्जेंट निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है? तो उसमें सल्फोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फोनेट। केचुए में टिफ्लोसोन का क्या कार्य होता है? केचुए में जो टिफ्लोसोल पाया जाता है उसका क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है पाचन तथा अवशोषण। क्या होता है? पाचन तथा अवशोषण।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल परत से घिरा होता है? तो कौन सा कोशिकांग है जो एकल परत से घिरा होता है? तो वो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सही है। गोल्जी काय, लाइसोसोम, अर्थात ये सभी एकल परत से घिरे होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 जून 2021 को किस वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था? किसे मिला था बुकर प्राइज? तो आपका सही जवाब है डेविड डियोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2021 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्पैन प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? तो वो जीता था नोवाक जोकोविक। आपका अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु। महाबोधि मंदिर बिहार में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। असल अली खां किससे संबंधित हैं? तो वो हैं बीड़ा से संबंधित। किससे हैं? बीड़ा से संबंधित। मल्लिकार्जुन किससे संबंधित है? मल्लिकार्जुन, तो वो मल्लिकार्जुन है शास्त्रीय संगीत से। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? जवाब दीजिए शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। और TN कृष्णन बालियान से। तो आपका सही जवाब क्या रहने वाला है? वो है ऑप्शन नंबर बी, चौथी का ए। इसी के साथ बढ़ते हैं आखिरी और अंतिम प्रश्न के साथ। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? जो नोबेल पुरस्कार हैं वो प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो कहाँ बांटे जाते हैं? वो बांटे जाते हैं स्टॉकहोम। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग चैनल को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपनी पढ़ाई में जुटे रहिएगा, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है।